कल तक पढ़ लिया था 40 आर्टिकल नंबर 43 जिसमें था निर्वाह मजदूरी, मनरेगा वाला पॉइंट उसी में आता है। आज पहला आर्टिकल है 44, बड़ा कॉमन है। क्या इसमें? समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल नंबर 44। ये राज्य का यह दायित्व है कि वो अपने क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र में समान नागरिक संहिता स्थापित करने की दिशा में प्रयास करेगा। लेकिन चूंकि ये डीपीएसपी का हिस्सा है, इसीलिए वर्तमान में सभी राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं है। एकमात्र राज्य है गोवा। वह एकमात्र ऐसा राज्य है भारत में जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लगता है। बाकी किसी और राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं है, क्योंकि चूंकि ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है तो राज्य कोशिश तो करेंगे कि समान नागरिक संहिता लागू हो, लेकिन अभी तक सभी राज्यों में ऐसा संभव नहीं हो पाया। हालांकि सरकारें समय समय पर इसके लिए प्रयास करती रही। और समान नागरिक संहिता होती क्या है, अर्थ क्या है इसका? तो आपको कुछ और आर्टिकल्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, जैसे 15 आर्टिकल, 25 आर्टिकल, इनके बारे में पता है? आर्टिकल नंबर 15 में क्या था? जाति, धर्म, वंश, लिंग और जन्म स्थान, इनके आधार पर कानून में भेदभाव नहीं हो सकता। ठीक है, इसको माइंड में रखना। नागरिक संहिता में कैसे ये डिफेक्ट करेगा ये बताऊंगा। 25 में कोई भी धार्मिक मत अपनाने की स्वतंत्रता है, उसके अनुसार अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता है, आचार विचार रखने की यानी आचरण करने की स्वतंत्रता है किसी भी धार्मिक मत के अनुसार, आर्टिकल नंबर 25 कहता है। अब समान नागरिक संहिता अगर लागू होगी तो ये सारी चीजें डिमोलिश हो जाएंगी। और जब समान नागरिक संहिता लागू नहीं होती है तो कैसे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 25 पूर्णतः लागू नहीं हो पाते, वो समझना। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो मुस्लिम लोग जो है, क्योंकि वो आर्टिकल 25 के अनुसार मुस्लिम धर्म अपना के रखते हैं, उसी के अनुसार वो आचरण कर सकते हैं। और उनके धर्म में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो उनकी मुस्लिम नागरिक संहिता है, उसके अनुसार पॉलीगैमी है, मतलब मुस्लिम पुरुष एक से अधिक शादियां कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर उसी मत को ध्यान में रखा जाए, उसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ध्यान में रखा जाए, मुस्लिम नागरिक संहिता को ध्यान में रखा जाए, तो मुस्लिम स्त्री एक से अधिक शादी नहीं कर सकती। यहां पर एक ही मत में स्त्री और पुरुष को अलग अलग अधिकार है। और आर्टिकल 15 क्या कहता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। जबकि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अगर वो कानून मान लिया जाए, यानी मुस्लिम जो नागरिक संहिता है उसको माना जाए, तो स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग कानून। ठीक, हिंदू में भी है, जैसे सती प्रथा हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड में आता है, बाल विवाह, ये सब कुरीतियां हैं। अब चूंकि समाज में ये पहले से ही प्रैक्टिस में आ रही हैं, तो इनको एकदम से खत्म नहीं कर पाए अभी तक। हालांकि जिस दिन ये खत्म हो जाएंगे उसी दिन क्या लग जाएगा, सबको एक जैसे नागरिक संहिता, मतलब सबको एक जैसा आचरण रखना, तो तब समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। तो कुछ स्थितियों में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, राज्य सरकार इसके लिए प्रयास भी करती है, और अभी तक ऐसा संभव हो नहीं पाया है। और जब संभव नहीं हो पाता है तो कई सारे आर्टिकल्स का यहाँ पर मिसयूज होता है। इसमें 15 है, इसमें 25 है, एक 13 भी है। जब आपका मौलिक अधिकार दूसरे के मौलिक अधिकार को अतिक्रमित करे, यानी उसको डिमिस्ट करे, तो फिर आपका मौलिक अधिकार पर भी अतिक्रमण हो सकता है। तो यही तो कह रहा है कि जब आप स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग कानून बना दे रहे हो, मतलब ये हुआ कि आपने स्त्रियों के लिए अलग मौलिक अधिकार निर्धारित किए हो और पुरुषों के लिए अलग कर दिए, तो दोनों के लिए अलग अलग हो। तो फिर आर्टिकल 13 के अंतर्गत
पुरुषों के भी अधिकार कम किए जा सकते हैं। हम कहना चाहते हैं कि समान नागरिक संहिता लागू की जा सकती है, सरकार इसके लिए प्रयास करेगी। एक और चीज याद रखिए कि समान नागरिक संहिता में आता क्या क्या है। सबसे पहले बात, विवाह आता है। सबके लिए रीति रिवाज अलग है ना, हिंदू अलग तरीके से विवाह करता है, मुस्लिम अलग तरीके से करता है, सिख अलग करता है। क्यों करता है? क्योंकि अभी तक समान नागरिक संहिता लागू ही नहीं है। वो अपने अपने जो भी मत है उनकी जो नागरिक संहिता है उसके हिसाब से करते हैं। क्योंकि विवाह करोगे तो फिर उसके बाद तलाक भी एक ऑप्शन बन सकता है। हम पढ़ा रहे हैं इसलिए संभव नहीं है कि ऐसा होगा कि शादी करोगे तो तलाक नहीं, लेकिन ये चीजें भी इसी के साथ ज्वाइंट है। तो विवाह है तो फिर क्या हो सकता है, तलाक के भी तरीके अलग अलग हैं सभी में। लेकिन अगर समान नागरिक संहिता होती तो विवाह भी एक तरीके से और तलाक भी सभी नागरिकों का एक तरीके से। वसीयत भी, मुस्लिम में वसीयत अलग होती है, कुछ अंतर पाए जाते हैं स्त्रियों के अधिकारों से संबंधित। हिंदू में भी अलग अलग होते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि हिंदू में भी स्त्रियों को पूर्णतः वसीयत नहीं मिलती थी, है ना। पिता के पूरे पैतृक संपत्ति पर लड़की का पूरा अधिकार नहीं होता था। हालांकि अब कानून आ गया है और उसमें कुछ जोड़ दिए गए हैं चीजें, जिससे अब ये संभव हो सकता है, लेकिन पहले तो ये नहीं था। अगर समान नागरिक संहिता होती तो लड़का लड़की सब समान, तो सबके लिए एक ही संहिता, तो फिर वसीयत भी सबकी बराबर बराबर, तब तो कोई दिक्कत नहीं रहती। तो दिक्कतें क्यों आ रही है? क्योंकि समान नागरिक संहिता ही लागू नहीं। एक गोद वाला और आता है, आपने गोद शब्द जानते हैं? किसी बच्चे को गोद ले लेना, दत्तक जो बच्चा आप लेते हो, दत्तक पुत्र हो या दत्तक पुत्री हो, तो वो भी सभी धर्मों में कैसा है, अलग अलग। चार चीजें आती हैं समान नागरिक संहिता में, आर्टिकल 44 के तहत। अगला आर्टिकल है 40। एक बात याद रखना है, गोवा एकमात्र भारत में ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू, ठीक। 45 बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट टू एजुकेशन, यानी यहां पर शिक्षा का अधिकार दिया गया है कि राज्य जो है वो 6 से 14 साल के वर्ष या आयु वर्ष के जो बालक होंगे, बालिकाएं होंगी, उनकी शिक्षा के व्यवस्था करेगा। ये राज्य को एक क्या है, आदेश है, एक तरह से कह सकते हैं राज्य को एक दिशा निर्देश है कि वो ऐसा करने की कोशिश करेंगे और उसी तत्वों को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियां बनाएगी कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो। ये है RTE। हालांकि चूंकि ये DPSP का हिस्सा है तो छूट भी सकता था, कोई राज्य सरकार ना चाहती तो फिर वो व्यवस्था से हट भी सकती थी, इसीलिए इसको हमने मौलिक अधिकारों में भी डाला है। डाला कि नहीं डाला? और मौलिक कर्तव्यों में भी डाला है, दोनों जगह डाला है। मौलिक कर्तव्य दोनों ही जगह कौन सा आर्टिकल अमेंडमेंट एक्ट लगेगा बता चुके हैं इसके बारे में। इसी अमेंडमेंट एक्ट के जरिए से इसमें भी थोड़ा सा संशोधन किया गया है। 6 से 14 साल, अब देखो जरा ध्यान से, 0 से 6 और 6 से, अब ये दो कैटेगरी हो गई। जब 0 से 6 जाएगा तो बच्चे की शिक्षा का प्रबंध नहीं करना है, उसके हेल्थ का प्रबंध करना है। किसका प्रबंध करना है? स्वास्थ्य की देखभाल रखनी है उसकी। आपने देखा होगा सरकारी स्कूलों के साथ ही आंगनबाड़ी कार्यक्रम चलता है, इसके तहत छोटे बालकों को कुछ पोषण आहार दिए जाते हैं, है ना। तो वो किसमें आता है? 0 से जब तक, क्योंकि 6 वर्ष की आयु में तो वो क्लास फर्स्ट में चला जाएगा, है ना, 5 के बाद जाएगा। तो जब क्लास फर्स्ट में चला जाएगा तब तो उसकी एजुकेशन, यानी 6 से 14 के बीच में क्या रखनी है, उसकी एजुकेशन की व्यवस्था रखनी है। और उससे पहले हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य की भी व्यवस्था रखनी है और शिक्षा की भी व्यवस्था रखनी है। किसको रखनी है? राज्य सरकार को। ये एक नीति ऐसी बनाए वो अपनी, जिससे 14 वर्ष के बालकों को, जिसमें 0 से 6 जो शुरुआत वाला कालक्रम होगा, उसमें उनकी स्वास्थ्य की देखभाल हो सके। तो उसके लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं आती हैं, अन्न योजना, है ना, कभी कभी पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं, कुछ टीके लगवाए जाते हैं,
बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद उसके कुछ टीके लगवाए जाते हैं जिससे वो बीमारियों से बच जाए, है ना, कुछ वैक्सीन लगवाई जाती हैं। तो वो सब किस में आता है? आर्टिकल नंबर 45 के अंतर्गत। ये मत सोच लेना कि ये शिक्षा का है। तो छोटे बच्चे को जो भी चीजें दी जाती हैं वो सब कुछ भी आर्टिकल 45 का ही हिस्सा है। और 6 वर्ष के बाद जैसे ही वो स्कूल में चला जाता है क्लास फर्स्ट में, तब तक फिर उसके शिक्षा की व्यवस्था करनी है। तो 0 से लेकर 14 वर्ष पूरा आएगा इसमें। और ये प्रावधान किया गया 86 अमेंडमेंट। पहले इसमें सिर्फ शिक्षा ज्वाइंट थी, ठीक। और शिक्षा को अब हमने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों में डाल दिया है 86 अमेंडमेंट एक्ट के लिए। तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 40। इन दोनों को नोट करो। फोर्टी 45 तक हो गया है ना। अब आर्टिकल नंबर 46 में SC ST और भी कुछ दुर्बल वर्ग है, वंचित वर्ग या शोषित वर्ग, दुर्बल वर्ग, इनकी शिक्षा का, अर्थ संबंधी अधिकार, सामाजिक न्याय, इन सब चीजों की व्यवस्था की गई है आर्टिकल नंबर 46 में। अब ये होता क्या है? देखो, जो ये कैटेगरी है, जैसे कोई दुर्बल है, आर्थिक रूप से पिछड़ा है, ऐसी कैटेगरी जानते हो आप? शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, ST शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, इन सभी वर्गों को शिक्षा में कुछ रिजर्वेशन मिल जाता है, उसकी व्यवस्था की, जिससे वो अपनी शिक्षा और एजुकेशन को पूरा कर सके। अर्थ संबंधी आप देखते हो स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है हमको, है ना। सामाजिक न्याय, इन्हीं सब चीजों को सुनिश्चित करने के लिए आर्टिकल 46 में इनकी व्यवस्था की गई। अभी आपने सुना होगा 2020 से 2030 तक SC और ST का रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया 10 वर्षों के लिए, है ना। पहले वो 70 वर्षों तक था, अब उसे कितने वर्षों कर दिया गया? 80 वर्षों तक। लोकसभा और राज्यसभा में उनके जो रिजर्वेशन सीट्स थी उनको 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 2020 से 2030 कर दिया गया। आजादी के बाद 2020 70 साल हो जाते, यहाँ तक पहले से ही था। अब इसको 70 वर्ष से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया? यानी 2030 तक वैसा ही चलता रहेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं किस आर्टिकल को सुनिश्चित कर रहा है? 46 को। ये आपको पता होगा अच्छे से, 10 वर्षों वाला जो कॉन्सेप्ट था वो अमेंडमेंट एक्ट 104 के तहत आया था, ये 2019 में लागू किया गया। और इसी अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2 आंग्ल भारतीय जो मनोनीत होते हैं लोकसभा में, उसको हटा भी दिया कि अगली बार से व्यवस्था इस प्रकार से की जाएगी कि जो 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग हैं वो हटा दिए जाएंगे। और उसी अमेंडमेंट एक्ट के तहत SC और ST की जो सीटें हैं वो 2020 तक जो रिजर्वेशन सुनिश्चित था, यानी 70 वर्षों तक, 1950 से 2020 70 वर्ष हो गए, 70 वर्षों तक जो उनका रिजर्वेशन पॉलिसी था उसको 10 वर्ष और इंक्रीज कर दिया गया, यानी 2030 तक। ये आर्टिकल क्या है? इसको सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए आर्टिकल 46 के तहत ही किया गया, यानी 46 बना रहे, यानी उसी के अंतर्गत इस रिजर्वेशन पॉलिसी को बढ़ाया जाता है। इसी प्रकार से 47 आर्टिकल, इसमें है पोषाहार। पोषाहार, नशीली दवाएं, देखो पोषाहार दिया जाएगा, इसकी व्यवस्था की जाएगी, नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, वरना सबको प्रतिबंधित कर दो, पोषाहार को भी प्रतिबंधित कर दो, गलत हो जाएगा। पोषाहार सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी सरकार, जो वंचित लोग हैं जिनको पोषाहार नहीं मिल पा रहा है, समाज में नशीली दवाओं को प्रतिबंधित करेगी। आपने नशीली दवा पड़ी होगी कोरेक्स, आती थी पहले सिरप खांसी की, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है ना, उसको बैन कर दिया गया।
क्यों? क्योंकि वो नस्ली दबाव में आती है। अगर सरकार को ये लगे कि इसका मिसयूज हो सकता है या फिर इस समाज में हानिकारक प्रभाव डाल सकती है तो उसको क्या करेगी। इसी में आता है मादक पेय पदार्थों को भी प्रतिबंधित कर दिया जाता है। शराब जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण है। शराब बंदी वर्ड सुना है? बिहार में शराब बंदी कर दी गई, मतलब वहां ना शराब बेची जा सकती है, ना खरीदी जा सकती, ना पी जा सकती। तो ये सब कुछ आर्टिकल 47 के तहत राज्य सरकारें करने की कोशिश करती हैं जिससे एक बेहतर और स्वस्थ समाज बन सके। भाई किसी के पास खाने को अगर भोजन नहीं होगा तो कैसे एक बेहतर समाज की कल्पना की जा सकती है। तो जैसे फ्री राशन का कॉन्सेप्ट बीपीएल कार्ड के तहत या एपीएल कार्ड के तहत, तो वो प्रसार किसमें आता है? आर्टिकल नंबर 47 में आता है। नशीली दवाओं वाला मैंने बता दिया, और मादक पेय पदार्थ में कुछ भी आ सकता है। शराब इसमें सबसे बढ़िया उदाहरण है आपके लिए, क्योंकि आप इसको समझते हो अपने आसपास के उदाहरणों से। तो इसको प्रतिबंधित करने का प्रयास सरकार करेगी, ऐसा उसे कहा गया है। अब करेगी या नहीं करेगी ये तो सरकार की नीति पर निर्भर करेगा। कोई सरकार चाहे तो कर सकती है, किसी सरकार में आप जानते हो यूपी में बिक रही शराब में, बिहार में इसको शराब को बैन कर दिया गया। तो सरकारें कोशिश करेंगी शराब बंद प्रतिबंधित कर दिया है। तो ये सब कुछ आर्टिकल नंबर, तुम्हें दुख हो रहा था? यूपी में भी हो जाए, देखो ये सारी चीजें लागू हो जाए तो अच्छी बात है। खराब क्या है इसमें? भाई डीपीएसपी में जो तत्व लिखे गए हैं अगर वो किसी राज्य में लागू हो जाए तो गलत क्या है? अच्छी बात है, लेकिन इतनी व्यवस्था नहीं हो पा रही है सरकार के पास कि वो इन सब चीजों को लागू कर दे। शराब अगर बंद कर देगी तो सबसे बड़ा आय का स्रोत घट जाएगा, क्योंकि शराब पर जो टैक्स मिलता है सरकार को वो सबसे अधिक होता है। उसके राज्य में जो भी वित्त आ रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा शराब पर लगने वाली, यानी कि मादक जो पेय पदार्थ पर लगने वाली टैक्स से प्राप्त कर रही है सरकार। एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी से आ रही है। शराब अगर बंद कर देगी तो वो हिस्सा चला जाएगा, उसका तो घाटा हो जाएगा ना आर्थिक रूप से। तो इसलिए इन कामों को करने में बड़ी दिक्कत है सरकार को। हालांकि कुछ सरकारें कोशिश कर रही हैं, जैसे बिहार ने की, तो दूसरे तरीके से कमाएगी पैसा वो, मतलब और व्यवस्था करेगी कहीं अपना। लेकिन इन सबको किया जाना चाहिए और इसको सरकार कोशिश करेंगे करने की। ये सब कुछ आर्टिकल नंबर 47। इसके बाद आर्टिकल नंबर 48, इसमें क्या है? कृषि एवं पशुपालन संगठन की बात करता है। अभी किसान आंदोलन हुआ था, कई सारे कृषि संगठन आपने देखे, पता नहीं 39-40 जो कृषि संगठन थे उन्होंने जुड़कर एक किसान आंदोलन किया, है ना। तो उसमें कृषि संगठन थे ना वो, जिसमें भाकियो भारतीय किसान यूनियन, है ना, बहुत सारे थे, मुझे नाम भी नहीं पता। तो बहुत सारे कृषि संगठन, वो सब कुछ किसके अंतर्गत आते हैं? आर्टिकल 48 के तहत। पशुपालन संगठन भी होते हैं इसमें, ठीक। और इसी में ये व्यवस्था की गई है कि जो दुधारू पशु है उनका संरक्षण किया जाएगा, उनकी नस्ल को संवर्धित किया जाएगा, मतलब और बेहतर बनाया जाएगा और उन दुधारू पशुओं का संरक्षण किया जाएगा। यह भी आर्टिकल 48 के तहत ही दिया गया है। और चूंकि हम दुधारू पशुओं को वध नहीं कर सकते, यानी वध का प्रतिषेध किया जाएगा। संरक्षण करने का मतलब क्या है? उनका जीवन बचाना। तो अगर उनका जीवन बचा रहे हो तो वध का प्रतिषेध किया जाएगा। तो जो भी, तो इसी के तहत आपको एक पॉइंट याद रखना है कि गौ हत्या प्रतिबंधित है आर्टिकल 48 के तहत। समझ में आया बात को? क्योंकि गौ कैसी है, गाय कैसी है, दुधारू पशु है। तो हमने इस आर्टिकल के तहत ये व्यवस्था दी है, ये प्रावधान किया है कि राज्य क्या कोशिश करेगा कि जो दुधारू पशु हैं, जो भी दुधारू पशु जिनको पाला जाता है, उनके संवर्धन
उनकी नस्ल का संवर्धन किया जाएगा और उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार से अपनी नीति बनाएगी। तो कई राज्य सरकारें विशेष रूप से गौ हत्या पर अलग अलग प्रकार के कानून लेकर आती हैं। जैसे आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में गौ हत्या पर फांसी तक की सजा की कोशिश की जा रही है। तो ये सब जो कानून आते हैं वो आर्टिकल 48 के तहत आते हैं, क्योंकि आर्टिकल 48 के तहत ही दुधारू पशुओं की हत्या प्रतिबंधित है, वध नहीं किया जा सकता उनका। ये आर्टिकल नंबर 48 में। इसी प्रकार से एक और आर्टिकल है 48A। फिर से बात यही है, ये अलग से जोड़ा गया। तो इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 2000 बोल दिया मैंने। इसमें क्या कहा गया? पर्यावरण, आपको याद हो पर्यावरण मौलिक अधिकारों में भी कहीं ज्वाइंट है। कौन से आर्टिकल में आया था पर्यावरण? एक स्वच्छ पर्यावरण मिलना चाहिए प्रत्येक नागरिक को, यह उसका मौलिक अधिकार है। ये किस अनुच्छेद के तहत वर्णित किया गया है? ये पढ़ा चुका हूं। पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा, और क्या है इसमें? वन एवं वन्यजीव, वन्य जीवों का संरक्षण एवं संवर्धन। क्वेश्चन आप लोग याद करके बताओगे कि किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है कि प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पर्यावरण मिलना चाहिए, यह उसका मौलिक अधिकार है। इस आर्टिकल के तहत व्यवस्था दी गई है। फिलहाल हम यहाँ पढ़ रहे हैं 48A। पर्यावरण का संरक्षण मतलब प्रत्येक राज्य सरकार का यह दायित्व होगा कि वो पर्यावरण को संरक्षित करने के संबंध में कार्य करेगा। वृक्षारोपण राज्य सरकारों द्वारा बड़े स्तर पर मनाया जाता है ना, तो वो सारी चीजें किस आर्टिकल के तहत की गई हैं? 48A के तहत। संवर्धन करेगा यानी बढ़ाएगा उसको, ठीक, और बेहतर बनाएगा। जो है पहले से उसको संरक्षित किया जाएगा, बचाया जाएगा और आगे और बढ़ोतरी करने की कोशिश की जाएगी। ये सब कुछ आर्टिकल 48A में। इसी प्रकार से वन जो लाइफ है, वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवों का भी संरक्षण आर्टिकल 48 के तहत ही किया जाएगा। ठीक। और मैंने क्वेश्चन पूछा था, एक स्वच्छ पर्यावरण प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है कि वह एक स्वच्छ हवा में सांस ले सके। ये आर्टिकल नंबर 21 में दिया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में। एनजीटी का गठन भी उसी आर्टिकल के तहत किया गया था। ये बताया हुआ पाठ है, आप भूल जाते हो। मार्केट में अगर कोई दवाई हो तो यूज कीजिए जिससे भूला ना जाए। फिलहाल इसको लिख लीजिए आप लोग। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, देखो 21A है वो। अरे वो जो 21 था वो वीडियो में था नहीं, वो वीडियो में था, कॉपी में नहीं। कॉपी में नहीं, अच्छा मिटा दिया। चलो इसका हो जाएगा कंप्लीट, अभी 10-12 मिनट 15 मिनट में खत्म।
48A हो गया था ना। अगला आर्टिकल है 49। क्या कहता है 49? नहीं पता? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान हो सकता है एवं वस्तुओं का संरक्षण, यानी कि उन स्मारकों का संरक्षण करने का प्रयास करेगी राज्य सरकार। राज्य सरकार से आशा मेरा किसी एक राज्य की सरकार से नहीं है। मैंने डेफिनेशन में बताया था, राज्य का अर्थ है एक ऐसी संस्था जो अपना वित्त स्वयं अर्जित करती हो, जिसके अधिकार क्षेत्र में एक भौगोलिक क्षेत्र आता हो और जिसमें कुछ नागरिक संलिप्त रहते हो। तो राज्य सरकार नहीं, राज्य का कहने का मतलब है केंद्र की भी सरकार हो सकती है, कोई ऑटोनोमस बॉडी भी हो सकती है, और या फिर राज्य की सरकार है। वो क्या कोशिश करेंगे? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करने की कोशिश करेंगी, या कोई ऐसा स्थान है जो राष्ट्रीय महत्व का है उसको संरक्षण करने की कोशिश करेंगी, और या फिर कोई ऐसी वस्तु जो राष्ट्रीय महत्व से संबंधित है उसको भी संरक्षित करने का काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक, जैसे आपकी जामा मस्जिद है, लाल किला है, ताजमहल, ये सब कुछ कैसे स्मारक है? राष्ट्रीय महत्व के। इसीलिए सरकार इनका संरक्षण करने की प्रयास करती है या फिर करती ही है। ठीक, ये आर्टिकल नंबर 40। इसके बाद आर्टिकल नंबर 50। इसमें क्या है? 50 नहीं पता? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। यानी कार्यपालिका जो होगी भारत की, वो भारत की न्यायपालिका से पूर्णतः, या दूसरे शब्दों में कहें कि भारत की जो न्यायपालिका होगी वो किसी भी तरीके से कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं आएगी, वह स्वतंत्र होगी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 50 में वर्णित की गई है। अगर ऐसा ना होता, कार्यपालिका मतलब समझते हो? सरकार से है। इसमें मुख्यमंत्री, उसके मंत्री हो सकते हैं, और उनके मंत्री, या फिर हो सकता है देश का प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। अगर इसका हस्तक्षेप रहता न्यायपालिका पर, तो कह सकते हैं कि एक समान न्याय की जो कॉन्सेप्ट था वो हो सकता था, पूरा नहीं हो पाता। इसीलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया। न्यायपालिका के किसी भी कार्य पर कार्यपालिका का कोई भी अधिकार या कोई भी दबाव, कोई भी प्रभाव नहीं होगा। इसको अलग तरीके से अगर याद करना चाहो तो आर्टिकल नंबर कौन सा है? तो 50 है ना, यानी कि यहाँ पर 50-50 का मामला है, मतलब दोनों को बराबर बराबर अधिकार, 50-50 अलग अलग किया गया, ऐसे याद कर सकते हो। आर्टिकल नंबर 50 में क्या है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया। 51 में क्या है? राज्य के ये दायित्व रहेगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने की कोशिश करेगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भाव स्थापित रखने का प्रयास करेगी। स्थापित रखने का या करने का प्रयास करें। अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है, इंटरनेशनल पीस, उसको बनाए रखेगी कोई भी सरकार। यानी ऐसा काम करना नहीं करेगी कभी भी जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा पैदा हो जाए। ठीक, इसकी कोशिश करेगी। फिर भी यही बात है कि डीपीएसपी में जब भी भारत किसी देश, मान लो किसी देश ने हम पर हमला कर दिया, अब आप अगर इस आर्टिकल के तहत बंधे होते तो आप तो अंतर्राष्ट्रीय शांति के चक्कर में जवाब नहीं दे पाते। तो ये इसीलिए डीपीएसपी में रखा गया। अपनी तरफ से भारत पूरी कोशिश करेगा, या कोई भी राज्य की सरकार पूरी कोशिश करेगी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव बिगड़े ना,
उसको बनाए रखेगी। लेकिन क्योंकि ये डीपीएसपी का हिस्सा है, ये सिर्फ कोशिश की जाएगी, वक्त आने पर बिगाड़ा भी जा सकता है। हालांकि ऐसा अभी तक हुआ नहीं। लेकिन डीपीएसपी के तहत आर्टिकल 51 क्या कहता है कि कोई भी राज्य की सरकार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बनाए रखने की कोशिश करेगी। तो ये कुल आर्टिकल थे, आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक, जो किसमें आते थे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी एक प्रकार से राज्य की सरकारों को या राज्य को दिशा निर्देश देने की कोशिश करते थे कि आपको ये करने की जरूरत है, या आप अपनी नीतियों में इन तत्वों को शामिल करिएगा। लेकिन क्या इसके इतर संविधान में और भी कुछ आर्टिकल्स हैं जिनमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रभाव या झलक दिखती है? यानी उनमें भी क्या उसी प्रकार से निर्देश दिया गया है कि ये चीजें भी राज्य करने की कोशिश करेगा? ऐसा कोई आर्टिकल है? आपको कुछ आर्टिकल याद रखने हैं जो डीपीएसपी का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का झलक दिखता है। मतलब वो भी एक तरह से गाइडलाइंस का काम करते हैं सरकारों के लिए। उसमें पहला आर्टिकल है 335। इसमें एससी और एसटी का रिजर्वेशन दिया गया है कि जो भी संघ या राज्य की जो सेवाएं होंगी, उनमें जो पद होंगे या नियुक्ति होगी, उसमें एससी और एसटी की दक्षता के अनुसार उनके पदों में रिजर्वेशन रखा जाएगा, या ध्यान सरकार ये कोशिश करेगी कि एससी और एसटी को सरकारी सेवा में पदों में कुछ रिजर्वेशन दिया जाए, उनका हितों का ध्यान रखा जाए। तो ये भी ध्यान रखा जाए, इसका मतलब क्या हो गया? राज्य को एक ऐसी नीतियां बनाने की सलाह दी गई। तो इसमें भी डीपीएसपी का प्रभाव दिखता है। इसी तरीके से एक आर्टिकल है 350A। इसमें एससी और एसटी के पदों का ध्यान, है ना, ख्याल रखा जाएगा। 350A में, अच्छा 350A कहाँ होगा ये बता दो, हिंदी बहुत पढ़ते हैं। भाषा वाले कॉलम में होगा। इसमें भाषा से संबंधित बात की गई है कि कोई भी बालक हो जो उसका बेसिक एजुकेशन होगा, यानी प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जो होगी वो किसी भी बालक को किस में दी जाएगी? उसकी मातृभाषा में दी जाएगी। ये कॉन्सेप्ट, यानी राज्य ये कोशिश करेगा कि चाहे भाषाई आधार पे, और मैंने बताया था कि अल्पसंख्यक वर्ड आया था, कौन से आर्टिकल में आया था अल्पसंख्यक वर्ड? अब हो गया पूरा, थोड़ा बहुत तुम लोग भी बता दो इसमें किस आर्टिकल में अल्पसंख्यक वर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं था? आर्टिकल नंबर 29 में दो प्रकार के अल्पसंख्यक बताए थे मैंने, धार्मिक आधार पर और भाषाई आधार पर। तो यहाँ पर जो बात की गई है वो भाषाई आधार पर, क्योंकि भाषा की बात की जाए तो भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक है उनके बालकों को भी सरकार ये कोशिश करेगी कि उन्हीं की मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। जो प्राथमिक शिक्षा है वो भाषाई अल्पसंख्यकों के बालकों को भी उन्हीं की मातृभाषा में दी जाए। इसका कहने का अर्थ ये हुआ, यूपी में मातृभाषा हिंदी है, ठीक, लेकिन अगर कोई सिख फैमिली यहाँ आ जाए, बस जाए, तो उसका जब बालक स्कूल में जाएगा, अगर उसे हिंदी में शिक्षा दी जा रही है तो हिंदी तो उसकी मातृभाषा नहीं हुई, क्योंकि वो तो आया पंजाब से। तो सरकार ये कोशिश करेगी कि उसी की मातृभाषा में उसकी प्राथमिक शिक्षा हो, जिससे वो समझ सके चीजों को। और मातृभाषा का कॉन्सेप्ट इसीलिए क्लास 5th तक अलग अलग राज्यों में अलग अलग, कहीं पर हिंदी में दी जाती है, कहीं पे पंजाबी में, कहीं पे कन्नड़ में, कहीं मलयालम में। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 350A के तहत प्राथमिक शिक्षा का जो प्रावधान है वो राज्य सरकार ये कोशिश करेगी कि बालकों की मातृभाषा है। ये था आर्टिकल नंबर 350। तो ये दो और है। अच्छा एक और है, इसको भी यही बता देता हूँ, इसी से संबंधित 351। ये तो पढ़ा होगा आपने। इसमें क्या है? ये तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा हिंदी में। 351 में यह है कि संघ की सरकार क्या कोशिश करेगी
हिंदी के प्रचार प्रसार, यानी हिंदी को बढ़ावा देगी। जो संघ की सरकार है वो सदैव क्या करेगी, हिंदी के प्रचार प्रसार का व्यवस्था करेगी, यानी उसको बढ़ावा देने की कोशिश करेगी। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, डीपीएसपी की झलक दिखती है इसमें। 350A में भी दिखती है और 335 में भी दिखती है। ये कुल चीजें थी डीपीएसपी के अंदर। नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस।